आज की क्लास में हम लोग बात कर रहे हैं नागरिकता वाला जो पोर्शन कर रहे थे। पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था आर्टिकल 5 और उसमें एक शब्दावली है अधिवास पर बात की थी हम लोगों ने। आज उसके आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 6, 7, 8, 9, 10, 11 जो भाग 2 के अनुच्छेद हैं नागरिकता संबंधी, उसके बारे में, और नागरिकता अधिनियम क्या है, कैसे नागरिकता मिलती है उसमें, और नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में कौन सी नई बात है। एक बात और ध्यान में रखनी है यहाँ कि जो नागरिकता के प्रावधान थे उसमें अनुच्छेद 5 से 9 जो था वह 26 नवंबर 1949 से प्रभावी है और 10 और 11 जो है वो 26 जनवरी 1950 से, और इसके पहले भारतीयों की नागरिकता ब्रिटिश राष्ट्रीयता अधिनियमों और भारतीयों की दो श्रेणियां होती थी उस वक्त। एक ब्रिटिश शासन के अधीन क्षेत्रों में निवास करने वाले भारतीय, इनको कहते थे ब्रिटिश भारतीय। और दूसरा रियासती राज्यों में रहने वाले भारतीय, इनको कहते थे ब्रिटिश संरक्षित भारतीय। दो श्रेणियां होती थी उस वक्त। उसके बाद जब हमने संविधान बनाया तो हमने लिखा कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता किसकी कैसी होगी, जो अनुच्छेद 5 की बात थी। अनुच्छेद 6 और 7 पर गौर करेंगे अगर, तो बड़ा ही स्पेसिफिक अनुच्छेद है, वो बहुत स्पेसिफिक प्रावधान है। खासतौर से भारत और पाकिस्तान के बीच जो लोगों का माइग्रेशन हुआ, देशांतरण, जिसके लिए एक शब्द प्रयोग किया गया है प्रव्रजन, जो भारत और पाकिस्तान के बीच की स्थिति के लिए है विभाजन के बाद, उस पर एक नज़र डालते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। में है कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार। पाकिस्तान से भारत, और अनुच्छेद 7 में है पाकिस्तान को भारत से पाकिस्तान। यह लिखा है कि 1 मार्च 1947 से या उसके बाद अगर कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गया है उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, और अगर पाकिस्तान से भारत कोई आया है 19 जुलाई 1948 तक तो उसकी नागरिकता दी जा सकती। अब 19 जुलाई 1948 की जो तिथि है वो इसलिए रखी गई थी कि बहुत बड़ी संख्या में जब लोगों का देशांतरण होने लगा पाकिस्तान से भारत, तो सरकार ने एक परमिट प्रणाली आरंभ की और यह कहा कि भारतीय जो उच्चायुक्त है उसके परमिशन से ही कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आएगा। तो कहा जाएगा कि 19 जुलाई 1948 से एक नई परमिट प्रणाली आरंभ की गई, और उसके पहले जो लोग आ गए थे वो तो ठीक थे, उसके बाद जिन लोगों को आना था पाकिस्तान से भारत, उनके लिए एक परमिट की आवश्यकता हो गई थी।
तो इसमें हम लोग यह लिखेंगे, पहले एक पैराग्राफ बना के लिखिए कि देश के विभाजन के बाद पाकिस्तान से भारत आने वाले और भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों, पाकिस्तान से भारत आने वाले और भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के लिए अनुच्छेद 6 और 7 में प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 6 और 7 में प्रावधान किया गया। एक मार्च 1947 के बाद कहा गया कि ऐसे व्यक्तियों की नागरिकता भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और इसमें कहा ऐसे व्यक्तियों को कुछ शर्तों पर भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। दो बातें थी अनुच्छेद 6 और 7 में। अगला वाक्य लिखना है कि 19 जुलाई 1948 से भारत सरकार द्वारा 19 जुलाई 1948 से भारत सरकार द्वारा एक परमिट प्रणाली आरंभ की गई थी। एक परमिट प्रणाली आरंभ की गई थी। अतः इस तिथि के बाद पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के लिए यह अनिवार्य था कि वे प्रव्रजन के लिए परमिट प्राप्त करें। देशांतर, प्रव्रजन के लिए परमिट प्राप्त करें। राइट। इसके बाद अगर नजर डालें अनुच्छेद 8 पर, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार लिखा है कि अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जो या जिसके माता या पिता में से कोई या अथवा पितामह या पितामही या मातामही में से कोई मूल रूप में यथा अधिनियमित भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था और जो इस प्रकार परिभाषित भारत के बाहर किसी देश में मामूली तौर से निवास कर रहा है, भारत का नागरिक समझा जाएगा यदि वह नागरिकता प्राप्ति के लिए भारत डोमिनियन की सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा विहित प्रारूप में और रीति से अपने द्वारा उस देश में जहां वह तत्समय निवास कर रहा है, भारत के राजनयिक या कौंसिलीय प्रतिनिधि को इस संविधान के प्रारंभ से पहले या उसके पश्चात आवेदन किए जाने पर ऐसे राजनयिक या कौंसिलीय प्रतिनिधि द्वारा भारत का नागरिक रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया है।
लंबी भाषा है, ध्यान इसको यह रखना है कि अगर भारतीय मूल का कोई व्यक्ति है, उसकी भारत की नागरिकता का क्या होगा। भारतीय मूल के व्यक्ति का मतलब हो गया कि कोई व्यक्ति है जिसकी वंशावली भारत की है, जिसके माता पिता या पितामह पितामही या मातामह मातामही किसी का भी जन्म भारत में हुआ था और उस व्यक्ति को पंजीकरण के आधार पर हमने नागरिकता दे रखी है, तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन भारत का जो अर्थ है यहाँ, वो वही भारत है जो मूल रूप से भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित था। इसको और सरल भाषा में अगर इसको समझना हो तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं। भारतीय मूल के वंशावली पर आधारित है। पिता या माता, पितामह या पितामही, मातामह या मातामही में से किसी का जन्म भारत में हुआ था। इसका अर्थ वही होगा जिस रूप में यह भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित था। जिस भारत की बात हमने भारत शासन अधिनियम 1935 में की है, उसी आधार पर हम भारत की व्याख्या करेंगे। ये यहां लिखा है बिल्कुल, भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था। उसी आधार पर हम उसको उसकी नागरिकता देंगे। अब इसके लिए क्या है, ऐसे व्यक्ति की नागरिकता भारत के राजनयिक प्रतिनिधि द्वारा उसके पंजीकरण के बाद दी जाएगी। जो डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव है उसके साथ उसका पंजीकरण होगा और उसके आधार पर उसकी नागरिकता प्रदान की जाएगी। यह अनुच्छेद 8 कह रहा है भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, PIO। इस आधार पर हम इसकी व्याख्या ऐसे कर सकते हैं। अब अनुच्छेद 9 जो है कि विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना, यह कह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है तो वह अनुच्छेद 5 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं होगा अथवा अनुच्छेद 6 या अनुच्छेद 8 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है कि अगर हमने
स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर ली है तो वह भारत का नागरिक नहीं होगा। ये तो बहुत सिंपल सा प्रावधान है। यहाँ पर एक चीज बात ध्यान में रखनी है कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, जैसे यह संविधान यह नहीं लिखता प्रत्यक्ष रूप से कि प्रत्येक व्यक्ति को या प्रत्येक नागरिक को नागरिकता का अधिकार होगा, ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं है। लेकिन हम तो इसके आधार पर हमारे पास प्रश्न क्या बन रहा है, क्या हमें नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार है? अधिकार कहने का मतलब क्या हम इसके लिए दावा कर सकते हैं? तो ऐसा कोई स्पष्ट उल्लेख संविधान में नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 10 से एक बात स्पष्ट होती है कि नागरिकता का अधिकार हमारा बना रहेगा। इसका मतलब है कि जब तक हमें नागरिकता का अधिकार मिला नहीं है तो उसके बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। तो अनुच्छेद 10 से यह बात निकल कर आती है सामने कि चूंकि नागरिकता के अधिकार के बने रहने का उल्लेख अनुच्छेद 10 में है, जिससे यह सिद्ध होता है कि भारत में लोगों को नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है, हालांकि उसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में से किसी के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाता है, ऐसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए जो संसद द्वारा बनाई जाए भारत का नागरिक बना रहेगा। तो अगर संविधान के तहत हमने किसी को नागरिकता दी है, मान लिया अनुच्छेद 5, उन लोगों को जिनका जन्म 26 जनवरी 1950 के पहले हुआ था, उनकी नागरिकता भी बनी रहेगी अगर संसद ने ऐसी कोई विधि बनाई है उसके तहत। तो जो विधि बनाई है उसका नाम है नागरिकता अधिनियम 1955। इस आधार पर ऐसे सभी व्यक्तियों की नागरिकता बनी रहेगी। तो जिनको संविधान से नागरिकता मिली है उनकी नागरिकता को भी हमने विधिक आधार दे दिया है नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत, राइट। और 11 यह कह रहा है कि संसद को नागरिकता संबंधी विषय पर कानून बनाने की शक्ति होगी, जिससे यह पता चल रहा है कि भारत में एकल नागरिकता प्रचलित है। एक वाक्य और लिख लेंगे, एक दो वाक्य। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता अर्जित कर ली है तो उन्हें भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। नागरिकता अर्जित कर ली है तो उन्हें भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। पारा करके लिखिए। कि हालांकि संविधान में नागरिकता के अधिकार प्रदान किए जाने का, हालांकि भारत के संविधान में नागरिकता के अधिकार प्रदान किए जाने का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 10 के तहत नागरिकता के अधिकार के बने रहने के प्रावधान से, अनुच्छेद 10 के तहत नागरिकता के अधिकार के बने रहने के प्रावधान से ऐसे अधिकार प्राप्त होने की पुष्टि होती है। ऐसे अधिकार प्राप्त होने की पुष्टि होती है। इस अनुच्छेद में यह भी कहा गया है कि भारत के नागरिकों की नागरिकता का अधिकार, भारत के नागरिकों की नागरिकता का अधिकार संसद द्वारा बनाई गई ऐसी विधि, के तहत बना रहेगा। संसद द्वारा बनाई गई ऐसी विधि के तहत बना रहेगा। आरा करके। उल्लेखनीय है कि संसद को नागरिकता संबंधी विषयों पर
विधि बनाने की शक्ति है। क्या जाना, यह है ना? संघ सूची प्रविष्टि 17। संसद को नागरिकता संबंधी विषयों पर विधि बनाने की शक्ति है, जिससे यह सिद्ध होता है कि भारत में एकल नागरिकता प्रचलित है, राइट?